Hello everyone, welcome to the 12th lecture on ionic equilibrium. Ionic equilibrium में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी पढ़ ली हैं. Buffer was the last thing that we completed and acidic buffer as well as basic buffer and salt buffer, all these three have already been completed. ठीक, जो लास्ट चीज़ बचती है वो है solubility product, है ना, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, किस तरीके से डिफाइन होगा, किस तरीके से उसे कैलकुलेट करना है, किस किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं उसमें, वी विल look at that today. But before we start that, there is a small portion of buffer which is left. बफर में हमने बफर क्या होता है वो देखा. उसमें हमने देखा कि भाई बफर की रेंज क्या होती है. हमने ये भी देखा कि वो हैंडरसन-हैसेलबैक जो इक्वेशन है वो भी हमने देखी. एंड वी ऑल्सो टुक अ लुक एट द बेस्ट, व्हाट इज अ बेस्ट बफर. इसमें एक पॉइंट है जिसे कहते हैं हम बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स. ठीक है, बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है मतलब बेसिकली दिस इज अ मेजर ऑफ कि कितना ज्यादा रेजिस्टेंस कोई बफर प्रोवाइड कर पा रहा है. हाउ मच रेजिस्टेंस इज इट प्रोवाइडिंग टू चेंज इन इट्स पीएच. तो हम क्या करते हैं चेंज करने के लिए, क्या है भाई, या तो तुम कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे या स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, है ना. तो स्ट्रॉन्ग बेस डालने पे या स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पे तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस हमें डालना पड़ेगा टू चेंज इट्स पीएच. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. कहते हैं कि तुम 1 लीटर बफर लो और उसमें जो अमाउंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब अगर तुम्हारा एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, कोई सा भी बफर है, तुम उसमें कोई सा भी एसिड या कोई सा भी बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कितना डालोगे इन 1 लीटर ऑफ दैट बफर सो दैट इट्स पीएच चेंजेस बाय 1 यूनिट. अगर 4 है तो 5 हो जाए या 3 हो जाए. ठीक, तो राइट लिखो, बफर कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय phi. Buffer capacity is denoted by phi and buffer capacity is denoted by phi and it is defined as the amount of strong acid / strong base. ठीक है, amount of strong acid / strong base which must be added to 1 liter of the buffer solution, to change its pH by 1 unit लिख लो. ठीक है, by 1 unit. तो जो phi है, phi को डिफाइन, जो फॉर्मूला होता है, phi का फॉर्मूला होता है dx अपॉन डेल pH या फिर 2.303 AB अपॉन A प्लस B. ठीक है, A और B क्या है ये सब चीज़ें बताते हैं. ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले हैं. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तुम इसको यूज़ करोगे. ठीक है, अभी इसको बताते क्या है. जैसे dx है, dx यहाँ पर, ठीक, dx इज चेंज इन या अमाउंट ऑफ SA और SB, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो डाला है तुमने, और DPH जो है दैट इज चेंज इन pH. ठीक है, एक dx इज चेंज इन अमाउंट ऑफ या एडेड. ठीक है, तो और ये क्या होगा, चेंज इन pH. ठीक, अच्छा, अगर मैं A की बात करूं, A इज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड एंड B इज नॉट अमाउंट, concentration, right, not exactly amount, concentration और concentration of salt. ये ध्यान रखना बेटा.
तो ऐसा होगा कि अगर मान लो ये चीज़ें दी हैं तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर ऐसा कुछ दिया तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। गॉट इट? तो इसको लिख लो, ठीक है जी, इसको लिखो। अब यहाँ पे देखो, ये dx है, ये dph है ना। अगर मुझे किसी बफर को कहना है कि ये बेस्ट बफर है, एक तो डेफिनेशन है इन जनरल, मतलब सेम बफर को तुम कंपेयर कर रहे हो विद इट्स सेल्फ, है ना, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के जो कॉम्बिनेशंस है सॉल्ट और एसिड के या सॉल्ट या बेस के, उसके बेसिस पे तुम कह रहे हो बेस्ट बफर क्या है ना। उसमें क्या था, सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, ये तो बेस्ट बफर का डेफिनेशन हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दो डिफरेंट बफर्स को तुम अगर कंपेयर करो तो उनको कंपेयर करने में जो उनमें बेटर बफर कह लेते हैं, बेस्ट बफर नहीं कहते, विच वन ऑफ देम इज द बेटर बफर, वो बेटर होगा जिसका बफर इंडेक्स या बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी, है ना। मतलब सेम 1 लीटर ले लो ए का, सेम ए लीटर ले लो बी का, अभी इसमें सेम एसिड को डालने का जो अमाउंट है वो कम है एज कंपेयर टू दिस, तो ये जो दूसरा वाला है जिसमें ज्यादा एसिड लगा उसका पीएच चेंज करने के लिए बाय 1 यूनिट, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बफर होगा और वो ज़्यादा बेहतर बफर होगा और वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा अपने पीएच में चेंज को। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटर बफर जो है वो कैसे पता चलेगा, जिसका बफर इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो लिखो यहाँ पे एक पॉइंट, दैट बफर इज बेटर, है ना, दैट बफर इज बेटर, ब्रैकेट में लिख लेना, मोर रेजिस्टेंट टू पीएच चेंज, दैट बफर इज बेटर, और ब्रैकेट में लिखना मोर रेजिस्टेंट टू पीएच चेंज, ब्रैकेट क्लोज, मोर रेजिस्टेंट टू पीएच चेंज, ठीक है, पीएच चेंज, विच हैज हायर बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स, विच हैज हायर बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर मान लो इसको हाई होना है, इस क्वांटिटी को अगर हाई होना है तो इस क्वांटिटी को लो होना पड़ेगा ना, यही तो बात हुई। तो लिख सकते हो कि द लोअर द चेंज इन पीएच, द लोअर द चेंज इन पीएच मतलब डेल्टा पीएच, द लोअर द डेल्टा पीएच और डीपीएच पर यूनिट SA और SB एडेड, द बेटर द बफर इज, ठीक है ना, बेटर द बफर इज, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये निकालना भी है तो भी तुम निकाल ही सकते हो, जैसे पीएच जो होता है, पीएच अगर इनिशियली पीएच देखें तो क्या होता है, pKa, मैं एसिड के लिए ही ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, ये आता है लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को मान लो B ले लो अपॉन A ले लो, ठीक है। अब हमने इसमें एसिड ऐड किया तो एसिड से क्या होता है, एसिड से ये चेंज हो जाता है, दिस ऊपर कुछ चीज़ माइनस होती है, इधर कुछ चीज़ प्लस हो जाती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो pH2 है आफ्टर एसिड ऐड किया, भाई एसिड भी ऐड कर सकते हो, बेस भी ऐड कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ये क्या हो जाता है चेंज, pKa प्लस लॉग ऑफ B माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों को चेंज, मतलब इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा, इसका कम है इसका ज़्यादा है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये तो ये कट ही जाएगा, सीधे लिखो लॉग ऑफ B बाई A माइनस लॉग ऑफ B माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर तुम इसको लिखो, साथ कर दो, कर मतलब, तो क्या आएगा, B इंटू A प्लस एक्स अपॉन इंटू A इंटू B माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल pH अपॉन डेल x, ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब इसको तुम पूरा करोगे तो तुम्हारा, मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा भाई, अब डेल x अपॉन जो डेल pH आएगा दैट विल कम आउट टू बी 2.303 AB अपॉन A प्लस B। ये कैसे आएगा, तुम इसका जो भी डिफ्रेंशिएशन है उसको 0 पुट करोगे और उससे x की वैल्यू निकालोगे, उस x की वैल्यू को अगर तुम इसमें पुट कर दोगे तो तुम्हारा डेल्टा pH आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि
कोई भी चीज़ मैक्सिमम, ये तुम्हारी फंक्शंस का फंडा है, ठीक है। अगर तुमने अभी तक 11th में हो तो शायद फंक्शंस उतना पढ़ा ना हो, या अगर पढ़ा भी है तो उसमें सिंपल इतना देखो कि अगर तुम्हारे फंक्शंस हैं, है ना, तो फंक्शंस में किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो कैसे चेक होती है कि हम उसके स्लोप को 0 पुट करते हैं, मतलब लाइक उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 पुट करते हैं। तो जो भी वैल्यूज़ आती है उन वैल्यूज़ पे या तो वो क्या कहते हैं मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है वहाँ पे, या फिर कोई मिनिमा हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा। तो बस वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसे डालो और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लो। अगर वो नेगेटिव आता है तो वहाँ पे मैक्सिमा है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, ठीक है ना। तो इतना लंबा मैथमेटिक्स नहीं जा रहा हूँ, सिंपल है, इस तरीके से ये आ जाएगा। चलो तो अब इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं भाई। कैलकुलेट बफर कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर 2 सोल्यूशन दिए हैं मेरे को और इन दोनों में से बताना है कि कौन सा बेस्ट बफर है, ठीक है। बेटर बफर है, नॉट बेस्ट बफर, क्योंकि अभी जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ तुम ध्यान से देखना, इसमें मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ली है ना, CH3 COONA, और यहाँ पे है 0.2 m CH3 COOH प्लस 0.2 m CH3 COONA, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो वैसे जो ट्रेडिशनली हमने देखा है बेस्ट बफर की डेफिनेशन, उसमें क्या है, सॉल्ट और एसिड की का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, सेम इसमें। तो दोनों बेस्ट बफर है, लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो पहली चीज़ तो क्या है, इसने क्या बोला हमको, इट हैज़ आस्क्ड अस टू कैलकुलेट फाई। तो फाई 1, ये 1 है और ये 2 है, तो फाई 1 क्या होगा, फाई 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू डालो, 2.303 इंटू ए कितना है 0.1, इंटू बी कितना है 0.1 अपॉन ए कितना है 0.1 प्लस 0.1। तो अगर तुम देखो तो आएगा 2.23003 अपॉन 2, और जो फाई 2 आएगा वो आएगा 2.303 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.2, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.303। तो दोनों में से बड़ा कौन है, फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि इन्हीं दो को अगर तुम कंपेयर करो, जिसका बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स ज़्यादा आएगा, दैट विल बी द बेटर बफर। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे दैट दिस इज द बेटर बफर, ठीक है। दैट वाज द क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम इज अ बेटर बफर, गॉट इट। चलो जी, अब नेक्स्ट जो आना है दैट इज, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो हाँ जी, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो लेट मी रब दिस ऑफ, ठीक है। ठीक है, इसे समझते हैं, पहले सॉल्युबिलिटी समझते हैं। हालांकि ये जो यूजुअली पार्ट है सॉल्युबिलिटी वाला, मैं तुम्हें लिक्विड सॉल्यूशंस जो कि नेक्स्ट ईयर आता है 12th स्टैंडर्ड में, उसमें पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यों समझाना है इसको देखो। जैसे सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम कभी, तुम में से सब ने कभी ना कभी जीवन में अपना नींबू पानी ज़रूर बनाया होगा, है ना। अब नींबू पानी या तो कोई चीनी मिला के पीता है सिर्फ मीठा, कोई सिर्फ नमक मिला के पीता है, और कोई दोनों चीज़ें मिला के पीता है। लेट्स से मैं सिर्फ चीनी वाले, नमक वाले की बात कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट नमक वाला, क्योंकि मैं नमक वाला पीता हूँ, चीनी वाला नहीं, ठीक। अब तुमने जैसे 100 ग्राम पानी लिया या 100 ml पानी ले लिया तुमने, है ना। उसमें तुमने 5 ग्राम नमक डाला, तुम उसको घोलते हो, थोड़ी देर बाद देखा तो देयर इज नथिंग, लाइक इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं बचा वहाँ पे, है ना। देन अगेन यू पुट सम 5 ग्राम्स मोर, फिर तुमने उसे घोला, फाइनल देखा वहाँ पे कुछ नहीं है ना। अभी तुम देख रहे हो कि पहले वाले केस और दूसरे वाले केस में, जब तुमने पहले 5 ग्राम डाला और फिर तुमने बाद में 5 ग्राम डाला, तो पहले 5 ग्राम डालने पे भी जो उस 100 ml वाटर की कैपेसिटी है किसी सॉल्यूट या
नमक को, कॉमन सॉल्ट को होल्ड करने की वो पूरी नहीं हुई थी, है ना। इसी वजह से उसने नेक्स्ट 5 जो पार्टे डाले हमने वो भी उसने एब्जॉर्ब कर लिए, एक तरीके से वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर ने उसे मिला लिया अपने में, हाँ है ना। यही तो हुआ भाई, पहले 5 ग्राम डाले वो तो घुल गए, फिर अगर मान लो उसकी कैपेसिटी रीच हो जाती कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकता अपने अंदर, तो तुम और डालते तो क्या वो घुलता? नहीं घुलता। लेकिन इसमें घुला, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी अभी पूरी नहीं हुई है ना, वो अभी भी घोल सकता है। फिर तुमने 5 ग्राम उसमें डाला तो वो घुल गया। अभी तुमने कहा कि चलो ठीक है और कोशिश करते हैं, तो तुमने 5 ग्राम और डाल दिया तो भी वो घुल गया। ऐसे करके करते तुमने उसमें 25 ग्राम डाल दिए पूरे। जब तुमने उसमें 25 ग्राम डाल दिए, ठीक है, और उसके बाद तुमने चम्मच उठा के देखा तो वो पूरा का पूरा खाली था, मतलब उसमें कहीं पे भी कोई एक तिनका भी नमक का नहीं दिख रहा था। एग्जैक्टली 25 ग्राम डाले अभी तुमने। लेट्स से उसके बाद तुमने क्या किया कि चलो यार मैं ऐसा करता हूं, इसमें 1 ग्राम और डालता हूं। तुमने उसमें 1 ग्राम और डाला, उसे घुलने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि वो तुम कितना भी चम्मच घुमा लो, उसमें थोड़ा सा नमक दिख ही रहा था कि बचा हुआ है, उसमें थोड़ा नमक दिख ही रहा था कि हाँ यार ये तो नमक तो बचा हुआ है। तो वहां यहां पे हुआ क्या है ना, यहां पे क्या हुआ, यहां पर एक केस ऐसा था जिसमें वाटर तुमने डाला, सॉल्ट ऐड किया, है ना, तो नो सॉल्ट एट द बॉटम। और एक तुमने डाला कि सेम उसी को ये तो हुआ 2 केस कि जब तक तुम उसमें घोलते जा रहे थे, तुम देख रहे हो कि भाई घोला, उसमें नीचे कुछ बचा नहीं, हाँ ठीक है भाई अभी वो घोलने लायक है, मतलब वो घोल पा रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट बाद, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कहा कि 25 के बाद जब तुमने 26वां ग्राम डाला तो तुमने उसे घोला तो वो पूरा घुल ही नहीं रहा था। यू कुड सी दैट NaCl वॉज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ दैट यूटेंसिल, वट एवर दैट ग्लास होगा शायद। क्लियर होगी बात। अब इसमें देखो कि जब वहां पे नीचे बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना 100 ml ऑफ वाटर जितना सॉल्ट एब्जॉर्ब करके रख सकता था, होल्ड करके रख सकता था, उतना उसने घोल लिया, या डिसॉल्व करके, होल्ड और एब्जॉर्ब छोड़ दो, डिसॉल्व करके रख सकता था उसने वो कर लिया। दोबारा बोल रहा हूं, जितना सॉल्ट 100 ml ऑफ वाटर डिसॉल्व करके रख सकता था उसने रख लिया। अब तुम उसमें और डालोगे तो क्या होगा? नहीं घुलेगा ना। अगर तुमने कभी ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जैसे तुम कहोगे कि सर चीनी है या नमक है उसकी तो इन्फिनिट वो है, कितना भी डाल सकते हो, कितना भी घोल सकते हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 1 चम्मच पानी है और तुम उसमें 1 बोरा चीनी डालो, क्या तुम घोल सकते हो उस पूरी की पूरी चीनी को उस पानी में? नहीं। तुम 1 लीटर भी अगर पानी ले लो और उसमें पूरी की पूरी चीनी का बोरा डाल दो तो क्या वो पानी में घुल जाएगी सारी की सारी? नहीं। दैट मीन्स देयर इज एन अपर लिमिट टू एवरी लिक्विड, है ना, देयर इज एन अपर लिमिट जिस तक वो किसी सॉल्यूट को एब्जॉर्ब डिसॉल्व कर सकता है ना। क्लियर होगी बात। तो देयर इज दिस अपर लिमिट। ठीक, तो होता क्या है कि ये जो अपर लिमिट है जब ये बिल्कुल पहुंच जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया है। अब तुम इसमें कितना भी और सॉल्यूट डालो ये नहीं घुलेगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, तुम जितना उसका मैक्सिमम है वो तुमने अचीव कर लिया, उसके ऊपर से और डालोगे तो वो घोलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सैचुरेट हो गया। अगर इससे कम हुआ, जैसे मान लो वहां पे 25, मैंने एग्जांपल में क्या बोला, 25 ग्राम जो है वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है कि 100 ml ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व 25 ग्राम्स ऑफ NaCl। ठीक, अगर मान लो तुमने 24 ग्राम डाले तो होल्ड कितना कर सकता है, डिसॉल्व कितना कर सकता है? 25, लेकिन डाले कितने हैं? 24, तो अभी भी वो उसकी कैपेसिटी रीच नहीं हुई है, तो तुम कह सकते हो कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। और जब 25 ग्राम डाल दिए तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये क्या कहते हैं, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर तुमने 25 ग्राम से ज़्यादा डाले हैं तो तुम कह सकते हो कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना। तो तुम इसके बेसिस पे कि तुमने कितना सोल्यूट डाला है, तुम एक सोल्यूशन को 3 अलग अलग
कैटेगरीज में डाल सकते हो, एक अनसैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड। तो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सैचुरेटेड होगा, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, और उसके लिए ही सॉल्युबिलिटी डिफाइंड होती है। तो उसको एक सेकंड के लिए किनारे रखते हैं। सबसे पहले ये चीज लिख लो कि सॉल्युबिलिटी एंड, जब लिखा ना सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, types of solution based on the amount of solute dissolved in the solution, amount of solute dissolved in the solution। ठीक है, तो लिखो unsaturated solution, first is unsaturated solution। तो इसमें लिखो when the solute has been dissolved to an extent, when a solute has been dissolved to an extent lower than, to an extent lower than, to an extent lower than the maximum amount of solute, lower than the maximum amount of solute the given amount of या given volume of solvent can dissolve। ठीक है, यानी कि तुम उसमें और डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने लिक्विड की, उससे कम डाला है तुमने। ठीक है, लिखो, दोबारा से बोल रहा हूं कि when the amount of solute dissolved is lower than the maximum amount of solute that can be dissolved in a given volume of solvent, that is more solute can be dissolved in that solution, more solute can be dissolved in that solution। सुपर सैचुरेटेड में क्या है, इसी चीज को बस ऐसे कर देना कि more than its capacity, औकात से थोड़ा ज्यादा दे दिया। जैसे ना खाना वाना कभी बहुत अच्छा बन जाए तो तुम क्या करते हो कि, मतलब बचपन में एटलीस्ट ऐसा ही होता था कि भाई तुम ज्यादा खा लेते थे, है ना, तो जितना पेट की कैपेसिटी है उससे ज्यादा खा लेते थे। बोलते थे ना कि भाई पेट तो भर गया, नीयत नहीं भरी, तो तुम उससे ज्यादा खा लेते थे। तो तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है पेट की, तुमने उससे ज्यादा खा ली तो तुम सुपर सैचुरेट हो गए, और अगर तुमने कम खाया तो तुम अनसैचुरेटेड रहे, और तुमने एग्जैक्टली उतना ही खाया जितना तुमको भूख है तो तुम सैचुरेटेड हो, बिल्कुल एकदम पीसफुल। समझ में आया? इस तरीके से आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट इट टू इट मच बेटर। ठीक, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि व्हेन द सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड टू एन एक्सटेंट, when the solute has been dissolved to an extent higher than the maximum capacity या maximum amount, higher than the maximum amount of solute a given amount of solvent can dissolve। ठीक है जी, आर वी क्लियर? ये तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में एग्जैक्टली जितना उसकी कैपेसिटी है उतना ही डाला है तुमने। ठीक, तो लिख लो सैचुरेटेड सोल्यूशन, solution prepared by dissolving the solute exactly equal to, solution prepared by dissolving a solute exactly equal to the maximum amount of that solute, maximum amount of that solute a given amount of solvent can dissolve। है ना, जो भी गिवन अमाउंट है, 1 लीटर है, 100 ml है, जो भी गिवन अमाउंट है, गिवन वॉल्यूम है, उसमें तुम डाल दो जितना भी तुम डाल सकते हो उसमें। ठीक है, और जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है उतना तुमने डाल दिया तो सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक, नाउ राइट, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड फॉर ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। लिखो, solubility is defined for only saturated solutions, है ना। solubility होती क्या है? solubility है कि जब तुम्हारा saturated solution बन गया है, उसमें उस पॉइंट पे 100 ml of that solution contains what moles या what amount of that solute। ठीक है, तो solubility is defined for saturated solutions only, और full stop के बाद लिखना solubility is defined as
the amount of solute dissolved in exactly 100 ml of that solution, exactly 100 ml of that solution at a given temperature. 100 ml में जितने मोल्स होंगे तुम्हारे, हालांकि ग्राम्स में भी बोलते हैं, तुम अमाउंट और मास दोनों लिख लो, मोल्स में भी लिख सकते हो इसको और ग्राम्स में भी लिख सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी को दोनों तरीके से तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ या मोल्स पर लीटर या फिर ग्राम्स पर लीटर भी, दोनों तरीके से। ठीक, तो इसमें लिख लो कि सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट स्लैश मास ऑफ द सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन exactly 100 ml of the solvent, sorry 100 ml of the solution at a given temperature। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे 100 ml में जितना अमाउंट है वो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक, ओके, लिख लो इसको। ठीक, 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें सॉल्वेंट ना लिख के वाटर लिख लो, क्योंकि हम ना वाटर की ही बात करेंगे मोस्टली इसमें। ठीक, तो लिखो। अब इसके बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्ट होता है। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे बताएंगे? अभी तक तो हम टाइप ऑफ सॉल्ट बता सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट था या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की। देखो भाई, हर एक, जैसे वाटर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस हमने फिक्स कर दिया कि सॉल्वेंट फिक्स्ड है और टेम्परेचर फिक्स्ड है। हम अलग अलग सॉल्यूट उसमें डालेंगे तो उस 100 ml वाटर की जो कैपेसिटी होगी किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने की, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो दूसरे के लिए, है ना। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, NaCl प्लस 100 ml वाटर, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 25 ग्राम तुम डाल सकते हो, ऐसे रैंडम नंबर बता रहा हूं। KCl मान लो तुमने इसी तरीके से 100 ml ऑफ वाटर का सोल्यूशन बनाया, तो हो सकता है ये 30 ml आ जाए, 30 ग्राम्स आ जाए, सॉरी, ठीक है, ये 30 ग्राम्स आ जाए, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। अगर मान लो तुम AgCl डालते हो 100 ml में, तो हो सकता है 0.001 ग्राम आ जाए। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि सेम टेम्परेचर पे, T क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में अगर हम अलग अलग सॉल्यूट्स डिसॉल्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो अमाउंट है सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करने का वो सेम हो। आज भी क्लियर? हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो, किसी, है ना। तो इसमें तुम देख रहे हो कि इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे हम इसको सॉल्ट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसको मतलब इनऑर्गेनिक की भाषा में कहते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ब्रैकेट में लिखना बेस्ड ऑन द अमाउंट, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी लिखो, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट लिखो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। फर्स्ट इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, इसको H² कह सकते हो। सेकेंड वाला हम बताएंगे। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में लिख लो, दो सॉल्ट्स विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, दो सॉल्ट्स विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, या हाईली सॉल्युबल, हाई सॉल्युबिलिटी है जिनकी। ठीक है जी, गॉट इट। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें अगर तुमको बोलूँ तो तुम कह सकते हो कि भाई इसमें मोस्टली जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, ऑल नाइट्रेट्स, ऑलमोस्ट ऑल नाइट्रेट्स, ठीक है, जितने नाइट्रेट होंगे सारे के सारे सॉल्युबल होंगे। ठीक, कंपाउंड्स ऑफ Na+, K+, Rb+, Cs+ और NH4+, ठीक है, अगर ये सारे के सारे आयन्स हैं, इनका कोई कंपाउंड है, कोई आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो उसके या वो सॉल्ट्स जो होंगे इनके, वो सारे के सारे कंपाउंड्स भी अच्छे से सॉल्युबल होंगे, हाईली सॉल्युबल होंगे इन वाटर। ठीक है जी, तो ये लिख लो, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो H² हो गया। दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ब्रैकेट में लिख लेना इनसॉल्युबल सॉल्ट।
ठीक है, उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है, उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो लिखो स्पेयरिंगली, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एस क्यूब, ठीक है, तो एस क्यूब, ठीक। ये कौन से होंगे? जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली डिजॉल्व होंगे या फिर इनसॉल्युबल कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो लिखो सॉल्ट्स विच आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम, बिकॉज यू नो इन इनऑर्गेनिक यू आर नॉट रियली बॉदर्ड कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, लेकिन इन फिजिकल केमिस्ट्री यू आर बॉदर्ड अबाउट दैट। क्योंकि मान लो कि जैसे एक बहुत बड़ा रेजोवा है, बहुत बड़ा एक तालाब सा है ना, बहुत बड़ा तालाब सा है। अगर मान लो उसमें किसी ने कुछ थोड़ा सा भी गलत चीज़ डाल दी, मतलब कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल डाल दिया थोड़ा सा भी, तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू harm a lot of people, the ecology around that, the birds that drink water from that, the animals that drink water from that, है ना। तो उसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो हमें ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहेगी कि भाई कितना है, चाहे वो थोड़ा सा ही सही, लेकिन कितना है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देती है, ठीक है ना। सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर और हैव नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी, और हैव नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो पोटेशियम, पोटेशियम में क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फेट। फॉस्फेट जितने भी होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट्स जितने भी होंगे, मोस्टली सल्फाइड्स, ठीक है, फॉस्फेट्स होते हैं जो PO4, और सल्फाइड्स जो होते हैं वो हो गए मोस्टली, या फिर जो बहुत फेमस हैं वो ये हैं AgCl, AgBr, ठीक है, और AgI, ठीक है। इनके कलर बता देता हूँ। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है भाई, ये वाइट PPT होता है, और ये होता है येलो, लाइट येलो या पेल येलो कह लो, पेल येलो बोलते हैं इसको, पेल येलो प्रेसिपिटेट बनता है। और ये होता है डार्क येलो, बिल्कुल, है ना, आम से भी डार्क, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी PPT बन रहा हो, प्रेसिपिटेट बन रहा हो, वो सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें लिख लो all those salts which form precipitates are S cube type, sparingly soluble salts, S cube type, and which do not form precipitates are HS square। मतलब एक लूजली तुम आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हो। इसमें और भी आ गया, जैसे अभी KSP जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसके लिए डिफाइंड होता है वो ये होता है, जिसके लिए नहीं होता वो ये होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा। इसमें लिखो, ठीक है, लिखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर ओनली S क्यूब टाइप सॉल्ट्स, ये ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ S क्यूब के लिए डिफाइंड होता है और लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड फॉर S क्यूब टाइप ओनली, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय KSP, ठीक है। सो मतलब अगर तुम इसके इस बेसिस पे देखना चाहते हैं तो KSP अगर दिया है तो तुम कह सकते हो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो लिख लो, या तो ऐसे दोनों तरीके से लिख लो। अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो KSP गिवन होगा, या फिर उल्टा अगर KSP गिवन है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। अपने शब्दों में लिख लो इसको, ठीक है जी। अच्छा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अब इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो मैं ये पूछता हूँ तुमसे NaCl या AgCl और AgCl, AgBr और AgI, अगर मैं पूछूं इन दोनों में से सॉल्युबल कौन सा है, विच वन ऑफ देम इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ सॉल्युबल सॉल्ट, तो तुम सीधे सीधे कहोगे सर NaCl इज द सॉल्युबल सॉल्ट, दिस इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे यहाँ लिख देता हूँ, ये सॉल्युबल है भाई और ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। और ये जो है, अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं, चलो पहले मैं बता देता हूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा।
इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं, मैं बोलूं कि इनमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है, इफ़ आई आस्क दैट क्वेश्चन विच वन ऑफ देम इज मोस्ट सॉल्युबल, तो तुम कहोगे दिस इज मोस्ट सॉल्युबल। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि तुम विरोधाभास आ गया, देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज इनसॉल्युबल और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि दिस इज मोस्ट सॉल्युबल। व्हाई? तो यहाँ पर क्या है कि इट्स लाइक इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा तो हम कह सकते हैं यार ये तो इनसॉल्युबल ही है, इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक। लेकिन अगर मान लो इसकी बात करें, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि योर फादर और यू नो समवन यू नो अराउंड यू इज वेरी वेरी रिच, है ना। रुड़की में जैसे रुड़की का लेट्स से रुड़की के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, हम उनकी बात करें तो उनको अगर हम उनको अपने से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे अरे यार मतलब तो बहुत ही अमीर लोग हैं, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वाला केस हो गया कि हम उनको अपने से कंपेयर करें तो हम कहेंगे यार वो तो बहुत अमीर है। लेकिन अगर हम उनको धीरूभाई अंबानी से कंपेयर करें या मे बी मुकेश अंबानी से कंपेयर करें तो लाइक ही इज़ बेसिकली पुअर एज कम्पेयर टू मुकेश अंबानी। तो यहाँ मुकेश अंबानी है ये, और यहाँ पर ये हमारे रुड़की के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर वो हम कह सकते हैं भाई हमसे कंपेयर करने में वो अमीर है लेकिन उससे कंपेयर करने में गरीब है। तो सेम वे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो ये इसके कंपैरिजन में इनसॉल्युबल आएगा। लेकिन अगर हम तुम सिमिलर प्रॉपर्टी या सिमिलर सॉल्युबिलिटी वालों को कंपेयर करो तो उनमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। गेटिंग माई पॉइंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी रीज़न ये है कि समझा देता हूँ तुमको भाई, AGI ये फजान्स रूल से आता है। अगर तुमको याद हो फजान्स रूल क्या कहता है कि अगर तुम्हारा द बिगर द कैटायन एंड द अनायन, तो उसकी उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी और उसकी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। सॉरी, स्मॉलर द कैटायन एंड बिगर द अनायन, स्मॉलर द कैटायन बिगर द अनायन, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और इनमें जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसको ब्रेक करना बाय वाटर, है ना, वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। आयनिक कंपाउंड्स फिर भी टूट जाते हैं पानी में, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं टूटते। जैसे अगर तुम ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज एज अ मॉलिक्यूल रहता है वाटर में, इट डज नॉट ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। लेकिन अगर NaCl की बात की जाए तो वो टूट जाता है। तो NaCl इज आयनिक, ग्लूकोज और शुगर इज कोवेलेंट, ठीक। तो फजान्स रूल से अगर हम देखें Ag तो तीनों का सेम है, कैटायन इज द सेम, अनायन किसका बड़ा है सबसे, इसका बड़ा है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा हुई, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसका होगा। अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। गेटिंग इट? ये जस्ट ये बताने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा था ना कि ये इनसॉल्युबल जो मैंने यहाँ पे बोला है वही चीज़ को मैं इलैबोरेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब इसे समझ गए हो तो हम आगे की बात कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें लिखो, जब S³ जो सॉल्ट्स हैं वो डिज़ोल्व किए जाते हैं पानी में, है ना, तो किस तरीके से डिज़ोल्व होंगे उसका एक पूरा प्रोसेस समझो, है ना। इसको कैसे समझेंगे? देखो, मान लो बहुत बेसिक लेते हैं, एक सॉल्ट है AB टाइप का कोई सॉल्ट है ना। AB अगर सॉल्ट है तो घुलने से पहले तो वो सॉलिड स्टेट में था। अब जब तुम इसे घोला तो घुल के वो किस में आ गया, वो एक्वा स्टेट में आ गया। कैन यू सी दिस? यू वोंट बी एबल टू। जब वो घुल जाएगा तुम उसको देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट हो गया बिटवीन AB सॉलिड एंड AB एक्वस। लेकिन ये कभी भी इस फॉर्म में रहता नहीं है, ये हमेशा टूट जाता है इस तरीके से कुछ A+B-। ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। आर वी क्लियर? तो AB सॉलिड हैज बीन ब्रोकन इनटू AB एक्वस एंड A+ एक्वस एंड B- एक्वस। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। तो इसमें लिखो ये वाला जो पोर्शन है दिस कैन बी सेड एज डिसोल्यूशन, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन बना है, डिसॉल्व हुआ है ये लिक्विड में या वाटर में। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड अ डिसोसिएशन। यहाँ पे एक्चुअली में जो सॉल्ट है
वो डिसोसिएट हुआ है दो आयंस में, है ना। तो ये दो प्रोसेस हैं। अगर मैं इसको ओवरऑल लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। दिस वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा टूट ही जाए। देखो यहाँ पे एक अजम्पशन है, ऑल सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसलिए ये पूरा का पूरा टूट जाएगा इसमें। देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता तो इक्विलिब्रियम का साइन होता। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम ये समझाने के लिए कि भाई पहले डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा, फिर डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं, क्योंकि हम इसको भी नहीं देख सकते ना, वी कैन नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाई दिस, तो आई कैन राइट इट लाइक, शॉर्टन कर सकता हूँ मैं, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो ये हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, इसकी हेडिंग डाल लो, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, और उसमें लिखो when an S cube type salt is dissolved in water, when an S cube type salt is dissolved in water, its precipitate will be visible in it। क्योंकि यहाँ पर इसके और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम आएगा, दैट मीन्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है, इसका अमाउंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, तो ये दिखेगा जरूर। ठीक है, इट विल बी विजिबल इन इट। नेक्स्ट लिखो इसमें, द इक्विलिब्रियम इज सेट बिटवीन ए बी सॉलिड एंड ए बी एक्वस विच अगेन इज नॉट विजिबल, विच मतलब ये अगेन इज नॉट visible. This then breaks into its constituent ions. And the whole process can be summarized as below. The first portion is dissolution and the second portion is dissociation. ठीक है जी, क्लियर होगी भाई बात ये। अब ओवरऑल प्रोसेस ये है, तो मैं इसके लिए इसका के इक्विलिब्रियम अगर लिखूं तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा भाई? के इक्विलिब्रियम आएगा ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए बी का कॉन्सेंट्रेशन विच इज सॉलिड। अब सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी माइनस, है ना। तो ये जो के इक्विलिब्रियम है, हमने जो किसी एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए लिखा है, एस क्यूब के लिए लिखा है, हम कह सकते हैं इसको के एस पी, है ना। इसको हम डिफाइन इस तरीके से कर लेते हैं कि इसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो लिख लो वेयर के एस पी इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर के एस पी इज अ कॉन्स्टेंट नोन एज, where KSP is a constant known as solubility product, full stop. It is defined for S cubes only, S cubes मतलब sparingly soluble salts only, full stop. Its value will be given in the problem, its value will be given in the problem and it changes only with the temperature. भाई ये ध्यान रखना है, देखो इस पूरे चैप्टर में 4 ही हैं जो हमें याद, मतलब जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तुम बोलोगे सर KH, उसके बारे में बताता हूँ। ये जो चारों हैं इसमें ये तो हमेशा याद रहना चाहिए 10⁻⁻14। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये तो हमेशा ही रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये तुम्हें गिवन होगा, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़, ये तीनों हमेशा तुम्हें गिवन होते हैं, दे आर ऑलवेज गिवन इन द सोल्यूशन एंड दिस इज नेवर गिवन इन द सोल्यूशन, इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, ध्यान रखना। इस तरीके से लिख सकते हो कि ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें दिया जाएगा और ये तुमसे पूछ लिया जाएगा, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द फॉर्मूला, है ना। ये याद है? ठीक है जी, तो फॉर्मूला याद रखो, इसमें इनकी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें इसकी वैल्यू याद रखो। ठीक है, तो
दिस द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। और क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो किस पे चेंज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, अदरवाइज नहीं। दे चेंज ओनली विद टेम्परेचर, सो दे चेंज ओनली विद टेम्परेचर। ठीक है जी, चलो अब ये ध्यान रखना, सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी और के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो लिखो रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉलिबिलिटी को हम ना ऐसे डिफाइन ऐसे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एस से, छोटा एस है ये, ठीक है, इनके बीच में। तो हमेशा जो सॉलिबिलिटी है ना इसमें, ये मोल्स पर लीटर में लेना। मतलब सबसे पहली चीज़ तो मैं लिखवा दूँ, जब कभी भी KSP तुम्हें कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू टेक S इन मोल्स पर लीटर ओनली, इसके अलावा नहीं लेना है, ठीक है। S ऑलवेज हैज़ टू बी टेकन इन मोल्स पर लीटर। आर वी क्लियर? कूल है जी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लिखो 1:1 टाइप और AB टाइप, कोई सा भी लिख लो। अगर AB टाइप होगा तो तुम क्या कर सकते हो, AB, या ऐसा करते हैं ना, इसको सारा मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ एक एक करके कर लेंगे इसको। आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर अस। मान लो फर्स्ट वाला है 1:1 और AB टाइप, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से टूट रहा होगा, AB सॉलिड विल बी ब्रेकिंग अप इनटू A प्लस B माइनस एक्वस एंड एक्वस, ऐसा कुछ हो रहा होगा, हाँ है ना, गुड है जी। मान लो जो ये SAB है सॉलिड, देखो सॉलिड, ये ध्यान रखना, सॉलिड के लिए सॉलिबिलिटी यूज की जाती है कि भाई ये जो सॉलिड है उसकी सॉलिबिलिटी कितनी है, और आयंस की हमेशा कॉन्सेंट्रेशन यूज की जाती है। तो लिख लो इसको पहले, तो सबसे पहले कि solubility is used for the salt and concentration is used for ions। तो ध्यान से देखना, इसमें से जैसे मान लो मैंने इसमें x ग्राम डाल दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा x ग्राम इसमें डिजॉल्व हो जाए, हो सकता है इसमें से कुछ x ग्राम से बोला, x मिलीमोल्स डाल दिए मैंने इसके यहाँ, है ना, और उसमें से कुछ S जो शुरुआत में क्या होगा, ये 0 होगा, इसमें से कुछ x माइनस S, मतलब S जो है वो टूट चुका होगा या घुल चुका होगा। अब जो घुलेगा वही तो टूटेगा ना, जो घुलेगा वही तो टूटेगा, ठीक है ना, जो घुला नहीं वो टूटेगा नहीं। तो इसके बीच का जो स्टेप है ना कि AB एक्वस, है ना, मतलब ये यहाँ से पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो ये जितना अमाउंट इसमें कन्वर्ट होगा वही यहाँ टूटेगा, है ना। तो मान लो कि तुमने कुछ x डाला हुआ था और टूटा कितना इसमें से, S टूटा, तो ये दोनों कितने बनेंगे, ये भी S बनेगा ये भी S बनेगा, हाँ है ना, यही तो हुआ। मैंने ये स्टेप को स्किप कर दिया बेसिकली यहाँ पे ना। तो अगर ये x डाला था उसमें से S टूटा तो ये S बनेगा ये S बनेगा, इतना क्लियर है। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर मान लो मैं KSP लिखता हूँ तो KSP क्या आएगा, A प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इसकी सॉल्युबिलिटी इंटू इसकी सॉल्युबिलिटी। तो KSP फॉर 1:1 टाइप सॉल्ट्स इज S स्क्वायर, और इसी को हम उल्टा करके लिख लें तो S कैन बी सेड कि इट इज इक्वल टू KSP अंडर रूट ऑफ KSP, ठीक है। तो 1:1 टाइप के लिए ये फॉर्मूला है, तुम अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे फॉर्मूले एकदम से याद नहीं होते थे तो मैंने तरीके निकालते, वो तरीके मैं बताऊंगा तुमको अभी, ठीक है। लिख लिया इसको, कूल, ठीक। चलो एक चीज़ और है यहाँ पे कि पहली चीज़ है कि ये जो यहाँ पे डिसोल्यूशन हुआ ना, यहाँ पे भाई जो AB एक्वस से यहाँ पे आए ना तुम, ये 100% है, ये हमेशा अज्यूम करना है, अनलेस अनटिल गिवन।
अगर गिवन है कि 30% हो रहा है, 40% हो रहा है, 80% हो रहा है, तो अगर मान लो इसमें से S एक्चुअली में डिसॉल्व हुआ लेकिन टूटेगा S नहीं, टूटेगा कितना, मे बी 0.8S अगर 80% हुआ तो। लेकिन जब तक दिया नहीं जाएगा हमेशा अज्यूम करना है कि ये 100% टूटेगा। आर वी क्लियर? गुड है जी। चलो जी, अब इसमें आगे की बात देखते हैं। इसमें आगे की बात क्या है कि किस टाइप के इसमें सॉल्ट्स होते हैं। जैसे AgCl हो गया, KCl हो गया, KCl क्या, सॉरी AgBr हो गया, AgI हो गया, ठीक है, BaSO4 हो गया, AlN हो गया, ठीक है। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक। सेकंड देखो, सेकंड इज वन इज टू टू और 2:1 और AB2 और A2B टाइप, ठीक है। यहां पर अगर तुम देखो तो 2 आयंस थे, ठीक है, तो यहां पर इसकी पावर कितनी थी, 2। थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करना क्योंकि मैंने ऐसे ही याद रखा था, ठीक है। ये हो गया 1:2 एंड 2:1 और AB2 और A2B टाइप, ठीक। इसमें तुम देखो, हम अगर ये लेते हैं A2B टाइप ले लो, लेट से A2B टाइप ले लो। अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा भाई, ये A2 प्लस एक्वस प्लस 2B माइनस एक्वस, ठीक है। तो अगर ये डजेंट मैटर ये कितना है, मान लो ये S टूटा है तो शुरुआत में तो 0 होंगे, ये 0 हो जाएगा एक बारी क्योंकि 100% डिसोसिएशन हम मान रहे हैं, तो ये S रहेगा लेकिन ये 2S हो जाएगा। भाई इसकी स्टोइकियोमेट्री तो ये कहते हैं ना कि 2S बनेगा। तो अगर मैं KSP लिखूंगा अगेन तो क्या होगा, वो A2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर है भाई? अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखो ये आएगा S इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी 2S और इसका स्क्वायर कितना जाएगा, ये 4S स्क्वायर। तुम यहाँ पर इसको लिख सकते हो दैट KSP फॉर सच काइंड ऑफ सॉल्ट्स इज दिस एंड S इज इक्वल्स टू KSP, सॉरी S क्यूब आएगा, ये KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है। तो तुम इसमें देखो, यहाँ 2 आयन थे तो S का स्क्वायर हुआ, यहाँ टोटल 3 आयन है, यहाँ पे S का क्यूब हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जाना। दूसरा जो चीज़ तुम ध्यान रखोगे, इसका कोएफिशिएंट क्या था 1, इसका कोएफिशिएंट क्या था 1, तो 1:1 1:1 क्या होता है 1, 1:1 इंटू 1:1 1। यहाँ पे देखो इसका क्या था 1, 1 का पावर 1, यहाँ था 2, 2 का पावर 2, तो 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 1 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, क्या आया यहाँ पे 4S स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्व करो। अभी तुम्हें इसका मैं एक जेनरिक फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। अच्छा A2 भी था, ओहो मैंने गलती कर दिया रे, माय बैड। लेकिन फाइनल जो रहेगा वो सेम रहेगा, जो फाइनल होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। A4S क्यूब आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा AB3 मान लो है, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा A3 प्लस प्लस 3B माइनस, ठीक। अगेन तुम इसमें देखो, ये S होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 आया, फिर ये S बचा और ये 3S हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें लिख लो KSP क्या आएगा, KSP विल कम आउट टू बी इक्वल टू A3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B माइनस का क्यूब, ठीक है। तो A3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मतलब S इंटू B माइनस का कितना है 3S कॉन्सेंट्रेशन है और इसका क्या रखना है क्यूब, तो कितना हो जाएगा क्यूब का मतलब 27S⁴, 27S⁴। अभी अगेन इसको पहले पूरा कर लेते हैं। S क्या हो जाएगा KSP अपॉन 27 का 4th रूट, है ना, यही तो होगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, A का कोएफिशिएंट कितना है भाई, A का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 1 का पावर 1, 3 का पावर 3, 1 का पावर 1 1 हो गया, 3 का पावर 3 27 हो गया, तो 1 इंटू 27 कितना आ गया 27।
और इसके टोटल कितने हैं आयन्स, 1, और ये कितने हैं 3, टोटल 4 आयन है, इसकी पावर 4 हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैं एक जेनरिक फार्मूला भी लिखवाऊंगा। लेट्स डू द लास्ट वन विच इज़ 2:3 और 3:2 और A2B3 और A3B2 टाइप। ठीक है ना, इनमें से कोई सा भी टाइप का रखो। ठीक है, मान लो A2B3 ही है तो यहाँ क्या जाएगा 2A3 प्लस और 3B2 माइनस, है ना, देखोगे तो यही आएगा। अगर मैं कभी ऐसे लिखना भूल जाऊँ ना यहाँ पे, तो भाई ये तुमको मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है। अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ तो इस शुरुआत में s हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितना आएगा 2s आ जाएगा, ये 3s आ जाएगा। ज़्यादा थोड़ा ना सोचना है, ये तो करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा A3 प्लस का स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा A2 माइनस का क्यूब। यहाँ पर ये कितना है 2s का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 3s का क्यूब। यहाँ क्या जाएगा ये 4 × 27 108 s⁵. ठीक है, तो s कितना आ जाएगा 108 का 5th रूट। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो कितने आयन्स है 5, इसकी पावर कितनी है 5। तुम इसका देखो 2 का स्क्वायर 2 का रेस टू 2 3:3, तो 2 का 2 कितना हो गया 2:2 4 3:3 27 4 × 27 108। ठीक है जी। अच्छा, इनके मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए तुमको, एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं भाई। बाइकुला, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया Ag2CrO4, ठीक है, MgCl2, ZnOH2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पोटेशियम नहीं, क्या कहते हैं उसे, फॉस्फेट के सॉल्ट PO4 और 3-, इसके जो सॉल्ट्स होंगे या Al3+ के सॉल्ट्स होंगे या Fe3+ के कुछ सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, अगर ऐसे कुछ होंगे तो हमेशा ये वाले कैटेगरी में आ जाएंगे वाले सॉल्ट्स। ठीक, अच्छा 2:3 में तुमने देख लिया ये फार्मूला आ रहा है, ये वाले इसके एग्जाम्पल्स नहीं हैं। अब एक जेनरिक फार्मूला लिखवाना चाह रहा हूँ मैं। जेनरिक फार्मूला क्या है? 5th one is, this was the 4th one, 5th one is AXBY टाइप सॉल्ट। ठीक है, अगर AXBY है तो क्या होगा यहाँ XA⁴y प्लस YB⁴x-। ठीक है, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा। ठीक है, तो ओके, नाउ AXBY ये आ गया। ठीक है जी। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, ये S था, ये 0 था, ये 0 था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया तो ये x × s हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y × s, ये ys हो जाएगा। अगर मैं इसका KSP लिखूँ तो KSP कितना आएगा भाई, AY + x, यही तो आएगा, और इंटू BX - y, यही तो आएगा। इसमें वैल्यू डाल दो, ये XS⁴x और YS⁴y। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि X⁴x × Y⁴y इंटू S⁴x + y। दिस इज दी फॉर्मूला। नाउ KSP का फॉर्मूला ये आएगा। ये जेनरिक फार्मूला है। अभी तक ये तो कर रहा था मैं, इसका जो कोएफिशिएंट है उसका उतना ही पावर रेस कर दो, इसका जो कोएफिशिएंट है उसका उतना ही पावर रेस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, KSP ऐसा आया तो तुम S को लिख सकते हो KSP अपॉन X⁴x × Y⁴y और यहाँ पे लिख सकते हो x + y। ठीक है ना, ये हो गया, बस दैट्स इट। ये तुम्हारा जेनेरिक उसके लिए आ गया। गॉट इट? ठीक है, चलो तो ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हाउ मच टाइम इज गॉन बाय, हाउ मच इज लेफ्ट? ओके, 1 घंटा ऑलरेडी हो गया।
आज बहुत ही सिंपल समझा। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ छोटे छोटे से, है ना। 1 घंटा हो गया बताओ, आज बहुत ही प्यार से समझाया मैंने, मुझे लग रहा है यार बहुत ही लंबा समझा दिया यार। सिंपल सिंपल चीज़ें थी ये, तो कुछ भी नहीं था इसमें समझाने वाला, इतना टाइम लग गया। एनीवे, इसमें एक्सप्रेशन लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ KSP। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ, साथ साथ तुम इसमें साथ साथ लिखते चलो। AS2S3 है, इसका KSP लिखना है भाई। ठीक है, AlPO4, ठीक है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस, Ag3PO4, Al2ClO4, ClO4 HClO4। नहीं, स्ट्रॉ सॉल्ट में कुछ प्रॉब्लम है। चलो इसको रहने दो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक दूसरा सॉल्ट कर लेते हैं, विच इज़ Li3Na3 Aln ट्वाइस, ठीक है ना। AlF6 यार, Ln क्या पता, AlF6 ट्वाइस। ठीक है, इन सब का बताना है आज के लिए, इन सबको करते हैं और लेट्स कंप्लीट इट फॉर टुडे। अगर हम देखें तो 2:1 का है, तो 2:1 के लिए क्या होता है भाई, KSP इज इक्वल्स टू 2:1 हो गया 2 का 4s²। ये 2:1 टाइप है ना, ठीक है, ये 1:1 है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट KSP इज इक्वल्स टू s²। ये कितना है, 3:2, ये 3:2 टाइप है, तो इसका क्यूब इसका स्क्वायर 108। तो KSP भाई तुम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, 3 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये जो यहाँ पे हमने किया है, सॉरी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है भाई। 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और s का क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, कितना है 108 s⁵5। ठीक है जी। KSP अगर इसमें देखें तो 1:2 है ये, तो KSP कितना आएगा ये इसका, 1 का रेज़ टू 1 इंटू 2⁻² इंटू s⁵3, कितना आएगा ये 4s³, सॉरी ये 4s³ आएगा, स्क्वायर क्यों लिखा मैं। ठीक है, FeOH ये क्या है, 1:3 का, 1:3 वाले में क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू 1:1 3:3 और s⁴, ये कितना आएगा 27s4। सेम वे ये Ag3PO4 है ना, तो ये 3:1 है, हालांकि 1:3 3:1 दोनों के लिए KSP एक ही आएगा, विच इज़ 27s4। ठीक है, इसमें अगर तुम देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अलग अलग आएंगे, अगर इसको तुम तोड़ के देखो तो वैसे ये जो है AlF6, ये 2 सॉल्ट्स का एडिशन है, मतलब इट्स अ डबल सॉल्ट। तुमको डबल सॉल्ट नहीं पता होगा, तुम अगर 2 सॉल्ट को मिक्स कर दो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो इस तरीके से क्रिस्टलाइज कर जाता है, अलग अलग क्रिस्टलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो तुम इसमें देखोगे तो 3 तो 3Li, इसमें ऐसे समझ लो ये एक इक्विलिब्रियम है, 3 तो Li प्लस आएंगे और 3 Na प्लस आएंगे और AlF6 जो ट्वाइस है, 2 AlF6 आएंगे, वो 3 माइनस आएंगे, तब चार्ज भी बैलेंस हो रहा है ना। तो हम धीमे धीमे देख सकते हैं कि दैट दिस इज़ 3s, दिस इज़ 3s एंड दिस इज़ 2s। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, KSP अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा, 3⁻³ इंटू 3⁻³ इंटू 2⁻² इंटू s⁻, कितना है
3 2 3 3 6 और 2 8, ठीक है। ये कितना आएगा 27 इंटू 27 इंटू 4 इंटू एस 8, ये वैसे आता है 2916 एस 8 है ना, 729 इंटू 4, ये इतना आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर तुम्हारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आए तो ये इसलिए मैंने अलग से करा दिया कि भाई ये तुम उसको एक्चुअली में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, और फिर उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर दो, ठीक है। I hope you enjoyed this lecture because it was very very easy. I think this was one of the easiest part of ionic equilibrium. So if you have liked this video and you have enjoyed it, you have learned something new, please like this video, please share it with your friends, comment on it कि अच्छा है बुरा है, और बुरा मत लिखना, अच्छा ही लिखना, और कोई डाउट हो तो वो भी इसमें एज अ कमेंट डाल दो, ठीक है जी। सो विद दैट चलो बाय बाय, टेक केयर।